अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने चैनल फैसल सलीम व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त फैसल सलीम। माशाल्लाह अगेन हम मौजूद हैं जी सरमद भाई के जर्मन शेफर्ड कैनल के ऊपर। माशाल्लाह लोगों की फरमाइश पे, आप लोगों की फरमाइश के ऊपर एक दफ़ा फिर मौजूद हैं जी। हम सरमद भाई हमारे सामने आ रहे हैं जी। हम शुक्रगुजार हैं इनका, हमें हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच सर। बंडल ऑफ थैंक्स, आपने दोबारा अगेन टाइम दिया। सर। माशाल्लाह मैं हाजिर हूँ सर। लोगों ने वेलकम टू दी माशाल्लाह कैनल ऑफ माय जर्मन शेफर्ड्स, कैनल वॉर्म फोर ब्रदर्स। ये GSTCP से रजिस्टर्ड कैनल है हमारा, और हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो पेडिग्री बच्चे होते हैं। आई प्लीज़, पेडिग्री बच्चे होते हैं, पेडिग्री शेफर्ड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और अच्छे शेफर्ड्स होते हैं। कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते अच्छे हैं। ज़बरदस्त। जी सरमद भाई शेफर्ड के बारे में आज इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों। आपको दिखाएंगे, इनके पास से पपी भी मौजूद हैं। नॉन पेडिग्री और पेडिग्री दोनों के ऊपर बात की जाएगी, और खसूसी बात की जाएगी प्राइस के ऊपर, मार्केट में इनकी क्या वैल्यू है और किस तरह आप हो ना कर सकते हैं कि अच्छे शेफर्ड और जो यानी कि नॉर्मल क्वालिटी के शेफर्ड होते हैं उनमें क्या फ़र्क है। सरमद भाई थोड़ा सा बताएं कि पेडिग्री और नॉन पेडिग्री में क्या फ़र्क है। जी फैसल भाई, जिस तरह मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको बताया था, अपने व्यूअर्स को दोबारा मैं बता देता हूँ। पेडिग्री जर्मन शेफर्ड्स वो शेफर्ड्स होते हैं जिनका पूरा बायोडाटा, जिनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता होती है। उसके पेरेंट्स का पता होता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का पता होता है, उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का पता होता है। इवन 7 से 14 पुश्तों तक की इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाती है। उसको पेडिग्री जर्मन शेफर्ड्स कहते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड पे ब्रीड होते हैं। आपने किसी स्टैंडर्ड पे जाके ब्रीड करवाना होता है, यानी आप बेटे को माँ के साथ ब्रीड नहीं करवा सकते। शेफर्ड्स में कज़न्स मैरिज नहीं इसके अंदर होती, तो मींस कि इसको इतना टेक्निकली, इतना माइन्यूटली इसके ऊपर काम किया गया है कि इसकी ब्रीडिंग को आगे इन्हांस करने की खातिर ये सारा पेडिग्री में होता है। नॉन पेडिग्री में ये होता है कि आपके पास क्वालिटी उसके ऊपर मैटर करती है। उसके अंदर आपको पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का आप बायोडाटा रख तो सकते हैं, पर वो आप उस वैलिड नहीं समझ सकते। आपको कोई यकीन नहीं होता कि वाकई ये इसके पेरेंट्स हैं, क्योंकि जो पेडिग्री हैं इनको माइक्रोचिप किया जाता है एक स्टैंडर्ड पे, और क्लब जो हमारा है उनके ब्रीड वार्डन्स आके इनको चेक करते हैं, इनके पेरेंट्स को चेक, उनको पता होता है, उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन ये ब्रीडिंग होती है। यानी पेडिग्री के ऊपर उनका पूरा चेक होता है। नॉन पेडिग्री के ऊपर हमारा चेक मतलब उनका चेक नहीं होता, और वो जो मर्जी बंदा ब्रीड करवा ले और जो मर्जी सेल कर ले। जर्मन शेफर्ड को आप पाकिस्तान के अंदर किस लिहाज से देखते हैं, और माशाल्लाह अब आपका कैनल रजिस्टर्ड हो गया, जी जी। तो इसके बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? रजिस्टर्ड कैनल का क्या फ़ायदा होता है, नॉन रजिस्टर्ड कैनल का क्या फ़ायदा होता है, और कारोबार के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस हद तक हम कर सकते हैं? वैसे भाई, पहली बात तो ये है कि वाकई मेरा कैनल ये रजिस्टर्ड हो गया, कैनल वॉर्म फोर ब्रदर्स। और उसमें ये है कि कैनल अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप एक स्टैंडर्ड पे जाके शौक कर सकते हैं। आपको पता होता है कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, आपने उसको कैसे ब्रीड करवाना है। कैनल रजिस्ट्रेशन का ये फ़ायदा होता है कि लोग आपको समझ जाते हैं, लोगों को पता होता है कि आप किस स्टैंडर्ड पे ब्रीड करवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कारोबारी लिहाज से, तो फैसल भाई शेफर्ड्स का अगर आपने शौक़ करना है तो मैं समझता हूँ कि पहले आप इसको एज अ हॉबी देखें, क्योंकि शेफर्ड शायद ऐसा शौक ना हो कि हम इसको प्योरली कारोबार में हम इसको शिफ्ट कर दें या चेंज कर दें। क्योंकि शेफर्ड मैं समझता हूँ हॉबी है, इसको एज अ हॉबी लेके चलें और अपना ये एम कर लें कि चलें जो इसमें से हमें इनपुट हम इनको दे रहे हैं वो हमें आउटपुट दे के उसको कंपनसेट कर लें, और जो हमारा शौक़ है वो एक किस्म का फ्री हो जाए। कभी ऊपर पैसे आ जाएं, कभी साथ से हमें इन्वेस्ट भी करने पड़ जाएं। शौक़ अच्छे स्टैंडर्ड का शेफर्ड खुद करवा देता है, अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी हो और आप में इतनी एबिलिटी हो कि आपको पता हो कि आपने किस स्टैंडर्ड पे ब्रीड करवाना है और लोगों का भी शौक़ पूरा करवाना है। तो ये मेरा ख्याल है, ये शेफर्ड इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस ब्रीड है, और मैं तो समझता हूँ कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जर्मन शेफर्ड्स सबसे अच्छी ब्रीड ही समझी जाती है।
पाकिस्तान में बुलीज़ तो हैं ऑफ कोर्स, पर शेफर्ड्स का एक अपना स्टैंडर्ड है। और मैं तो ये एक और इसके साथ बात ऐड कर दूं कि शौक़ आप ऐसा करें कि आपके शौक़ को देख के लोगों का शौक़ मज़ीद इंक्रीज़ हो, कम ना हो जाए। बस ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं आपको। जी सरमद भाई, हर डॉग एक नेचर वाइज अपनी नेचर रखता है। शेफर्ड की क्या नेचर है? एज ए ट्रेनिंग अगर हम करवाएं, गार्ड डॉग है कि क्या, किस चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? फैसल भाई, जर्मन शेफर्ड एक मल्टी एज्ड ये वेपन है। आप इसको हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको स्निफिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एज अ गार्ड डॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको किसी भी तरह से, जिस तरह फ़ॉरेन में अब ब्लाइंड लोगों को इसने रास्ता दिखाना होता है तो उनके साथ साथ चलते हैं, एज अ कंपेनियन घर में बच्चों के साथ। बहुत ही आपने जैसे इसको मोल्ड करना है ये वैसे मोल्ड हो जाएगा। जर्मन शेफर्ड की हमारे ये जो हमारा क्लब है, ये ट्रेनिंग्स ऐसे हम करवाते हैं कि ये एज अ गार्ड डॉग भी काम करता है, ये एज अ कंपेनियन भी काम करता है, एज अ मतलब आप हर तरह से आप इसको मोल्ड कर सकते हैं। इसी वजह से जर्मन शेफर्ड को बहुत ही अच्छी ब्रीड समझा जाता है, क्योंकि ये हर जगह पे फिट आ जाते हैं। ज़बरदस्त। आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं? ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड तो नहीं खैर करते फैसल भाई, खुद ही हम ट्रेनिंग करवाते हैं। और हमारे ये क्लब वालों ने एक फॉरेनर हमें दे दिए हुए हैं, वो आके हमें ट्रेनिंग सिखाते हैं कि कैसे ट्रेनिंग करवाई जाती है। उनके साथ भी हम सेशंस करवाते हैं अपने डॉग्स के। और फिर एट द एंड ऑफ ईयर जब हमारा शो सीज़न शुरू होता है, तब हमारे ये ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, और उसके साथ उन मुकाबला जात में उन ट्रेनिंग सेशंस को जांचा भी जाता है कि आपका कुत्ता किस कैलिबर पे ट्रेंड है, उस तरह उसकी रैंकिंग पे असरअंदाज होते हैं ये चीज़ें। अच्छा, पाकिस्तान में कितने कैनल जर्मन शेफर्ड के ऊपर वर्क कर रहे हैं? आपका तो एक अपने कैनल का नाम आपने बताया ना, इंटरनेशनल लेवल पे कितने कैनल है पाकिस्तान के अंदर, और आपका किस कैनल के साथ रजिस्टर अटैचमेंट है? फैसल भाई, हमारा जो GSDCP कैनल ये क्लब है, ये एफिलिएटेड है एसवी के साथ। एसवी जर्मनी का आप समझ लें क्लब है। तो हम GSDCP के साथ एफिलिएटेड हैं, उनके अंडर काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उनकी अम्ब्रेला के अंडर। और जो GSDCP है वो KCP के अंडर काम कर रहा है। KCP पूरे पाकिस्तान में जितने भी कैनल्स हैं रॉड वेलियर्स के, लैब्स के, उनको देख रहा है, साथ शेफर्ड्स को भी देख रहा है। फिर GSDCP जाके SV के साथ एफिलिएटेड है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे कैनल्स हैं, बहुत फैसलाबाद में बहुत अच्छे कैनल्स हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फॉर ब्रदर्स का एक नाम बनना शुरू हो गया है। हम अपनी क्वालिटी पे वर्कआउट हमने शुरू कर दिया है, हमारे पास अच्छे बच्चे आ रहे हैं। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप शोज़ में आइएगा और देखिएगा कि जो बच्चे आप मेरे पास देखेंगे वो आगे जाके शोज़ में कैसे परफॉर्म करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, जो आपके पास इस टाइम मौजूद है, फीमेल्स या मेल, जी जी उनकी हिस्ट्री बताएं। फादर से ग्रैंड मदर या फादर वगैरह किस से रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से ये इंपोर्ट हुए हैं? जी फैसल भाई, अभी मेरे पास इस वक्त 2 बड़ी फ़ीमेल्स हैं। 3 थी फ़ीमेल्स, एक फ़ीमेल मैंने शिफ्ट की है अपने दोस्त के पास से, जो इन बच्चों की मदर भी है, जो अभी आपको बच्चे दिखाऊंगा। ये जो पहले आप एक फ़ीमेल देखेंगे उसको दिखाते हैं अभी, वो आप वो फ़ीमेल देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेड मेल की फ़ीमेल है। नॉक्स पाकिस्तान का एक बहुत ही अच्छा कुत्ता है, ये उसकी फ़ीमेल है। इस दफ़ा शोज़ जो हमारे GSDCP के अंडर हुए हैं उसमें ये SG3 भी आई है, और सीगर में 23 कुतियों में ये SG7 आई है, और ये SG7 बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। इसके हिसाब से उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो शोज़ में ये परफॉर्म कर रही है। उससे आगे जो मेरे पास एक और फीमेल है, ये मालमे की फ़ीमेल है। मालमे भी इम्पोर्टेड मेल है। मालमे रीमो का बच्चा था। रीमो जर्मनी का और ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक लेजेंड है जर्मन शेफर्ड्स में, ये उसकी डायरेक्ट पोती है मेरे पास। और जो आगे आपको बच्चे मैं अभी दिखाता हूँ, आए पहले बच्चों वाली साइड पे चलते हैं। जो बच्चे मेरे पास हैं ये पाकिस्तान 2 टाइम्स चैम्पियन के बच्चे हैं। नो, ये मेरे पास 2 टाइम्स चैम्पियन के बच्चे हैं। ये 3 माह के बच्चे हैं जी, आज एग्जैक्ट 3 माह के हो चुके हैं, पर माशाल्लाह आप साइज़ देखें इनको, मैं बाहर भी दिखाता हूँ। ये 3 बच्चे हैं, ये 9 बच्चे थे, बाकी बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके हैं। मास्क देखें, मास्क देखें,
आप इनकी कलर पिगमेंटेशन देखें, बून साइज़ देखें, ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरे पास चीज़ है, इससे आपको क्वालिटी का पता चलता है। आप इनका कॉन्फिडेंस देखें, 3 माह की एज में भी ये इंट्रूडर्स को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ज़बरदस्त। अभी मैं आपको इनको फूड खिला के दिखाता हूँ, जो हम इनको फूड देते हैं। और फूड के अंदर हम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ों को, जर्मनी से इंपोर्टेड फूड्स हैं हमारे पास, मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कि बच्चों को कौन सा देना है। उसके साथ साथ हम थोड़े से मल्टी विटामिन्स भी यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको फूड डाल के दिखाता हूँ। जी सरमद भाई, उससे पहले ये बता दें कि आप इनकी रिक्वायरमेंट क्या है सर्दियों में और गर्मियों में, टेम्परेचर के लिहाज से? टेम्परेचर के लिहाज से फैसल भाई, गर्मियाँ तो इनके लिए ख़तरनाक ही होती हैं। वो तो ज़ाहिर है, हर जानदार की खातिर पाकिस्तान में जितनी गर्मी पड़ती है वो ख़तरनाक हो जाती है। तो बस शेफर्ड्स को ये करें, आप बेशक एसी ना दें। ये बातें बनी हुई हैं कि आप एसी के बगैर में शेफर्ड रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास अभी तक फैंस चल रहे हैं, इसके बाद हम कूलर्स पे शिफ्ट कर लेंगे और हम अगस्त तक कूलर्स के साथ ही चलेंगे। तो ज़रूरी कोई नहीं कि आप इनको एसी दें। हाँ, एसी कुछ जगहों पे एसी ज़रूरी हो जाता है, जब फीमेल बच्चे दे रही हो या उस वक़्त गर्मी इतनी हो, बच्चे इतनी ज़्यादा हीट को बर्दाश्त ना कर सकते हों, फिर आपको ज़ाहिर है एसी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो भी बहुत ही कम पैमाने पर। इस वक्त आप देखें, कोई हमने कूलर नहीं ऑन किया हुआ। आज अप्रैल 11 है, कोई कूलर नहीं ऑन है, इस वक्त फ़ैन भी कोई नहीं ऑन। अभी ये टेम्परेचर इनके लिए काबिल कबूल है, इनकी बॉडी के लिए। हाँ, आगे जैसे जैसे गर्मी इंक्रीज़ होती जाएगी, फ़ैन पे शिफ्ट कर देंगे, फिर बाद में हम कूलर्स पे शिफ्ट कर देंगे। तो इनके लिए इस तरह गुजारा हो सकता है। शेफर्ड्स पाकिस्तान की क्लाइमेट में रह सकते हैं और रह रहे हैं। अच्छा सरमद भाई, इसमें कितने कोड होते हैं जर्मन शेफर्ड में? असल में रियल में कितने कोड हैं, और लॉन्ग कोड या स्टॉक कोड, ये कितने कोड होंगे, और कितने कोड आप कहते हैं कि इसमें हो सकते हैं या बनाए जा सकते हैं? कोई है इसमें कोई असल आइडिया? भाई, सिर्फ 2 कोट होते हैं जो हम आम जुबान में इस्तेमाल करते हैं। एक तो कहते हैं स्टॉक कोट, एक होता है लॉन्ग स्टॉक। एक है स्टॉक हेयर्स, एक है लॉन्ग स्टॉक हेयर। सिर्फ ये 2 ही कोट एक्चुअली होते हैं। जो ट्रिपल कोट है, डबल कोट है, ये सारी फिर बाद में हमने अपनी ज़ुबान की इस्तिलाह से वो चीज़ें बनाई हुई हैं। कोट सिर्फ 2 ही हैं, स्टॉक हेयर और लॉन्ग स्टॉक हेयर। जो मेरे पास बच्चे हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त, ये स्टॉक हेयर हैं, जिनको उर्फ़ आम में सिंगल कोट कहा जाता है। जो लॉन्ग स्टॉक हेयर हैं वो डबल कोट कहलाते हैं। अब लॉन्ग स्टॉक हेयर में जिनके हेयर ज़्यादा अच्छे होते हैं, लोग उन्हें ट्रिपल कोट भी कह देते हैं, तो क्या क्या कोट कह देते हैं, एक्चुअली वो सिर्फ लॉन्ग स्टॉक हेयर्स ही हैं, उनमें उनकी क्वालिटी आ जाती है, दैट्स इट। अच्छा, एक भी फीमेल के लिए या मेल के लिए, बड़े मेल के लिए क्या साइज़ का केज होना चाहिए, जिस तरह आपने माशाल्लाह बनाए हैं? जी, ये जो मेरे पास इस वक्त साइज़ है फैसल भाई, ये बिल्कुल ये 9 फुट लंबा है अच्छा। और तकरीबन 6 फुट चौड़ाई है। कुछ ये 5.5 फुट का भी होगा, क्योंकि बच्चों के हिसाब से हमने वो वेरी करना होता है। जिस तरह ये केज देख रहे हैं, ये 9 फुट इसकी लंबाई और 6 फुट चौड़ाई है, ये इनफ है इनके लिए। सर्दियाँ गर्मियाँ आप इजीली इतने से एरिए को कवर कर सकते हैं। अच्छा, फीमेल कितनी दफ़ा बच्चे दे सकती है साल में? साल में फैसल भाई डिपेंड करता है, लेकिन 2 दफ़ा बच्चे दे सकती है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह कीप कर रहे हैं, कितनी अच्छी आप उसको हेल्थ दे रहे हैं, उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, ये डिपेंड हेल्थ पे करता है। और फीमेल के फीमेल टू फीमेल भी वेरी करती हैं ये चीज़ें, कि फीमेल कितनी दफ़ा बच्चे देती है। आम तौर पे 2 दफ़ा बच्चे आ जाते हैं। कितनी उम्र के बाद फर्स्ट टाइम हीट पे आती है फीमेल? फर्स्ट टाइम हीट पे जो पहली हीट आती है, वो आम तौर पे 9 से 11 माह के इन बिटवीन पहली हीट आ जाती है फीमेल की। उसके बाद फिर 4-5 माह का साइकिल है, वो फीमेल के ऊपर को डिपेंड करता है कि वो साइकिल कितना है। वो 5 माह भी हो सकता है, वो 4 माह भी हो सकता है, वो 3 माह भी हो सकता है। तो इसके दरमियान फीमेल दोबारा हीट पे आ जाती है। लेकिन अगर पेडिग्री फीमेल्स हैं, जर्मन शेफर्ड का जो हमारा क्लब है GSDCP, वो 20 माह के बाद आपको अलाउ करता है कि आप फीमेल्स को पहली दफ़ा ब्रीड करवाएं। प्रेगनेंसी का कितना टाइम पीरियड होता है? ये एक्चुअली तो 61 डे टू 63 डेज है, इन बिटवीन बच्चे आ जाते हैं आपके पास। अच्छा, तो कितनी देर के बाद पता चल जाता है, या पता करने का क्या आइडिया होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं?
एक्चुअली हम तो अब देख के हमें खुद अंदाज़ा हो जाता है अपनी फ़ीमेल्स को, कुछ हमारी आंखों में एक्सरेज फिट हो चुकी हैं, इतना पुराना शौक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर जो शौकीन हजरात हैं उनके लिए बेहतर यही है कि वो 31 डे टू 35 डे इन बिटवीन जाके अपनी फ़ीमेल का अल्ट्रासाउंड करवा लें। उससे उनको मेक श्योर हो जाता है कि फ़ीमेल कंसीव है या और जो कंसीव। मेल है, मेल कितनी एज के बाद क्रॉसिंग के काबिल होता है? यानी कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास है जी। तो वो स्टार्ट कब काबिल होगा? बेहतर तो यही है कि जो पेडिग्री मेल्स हैं, जिन्होंने पेडिग्री मेल्स इंपोर्ट किए होते हैं, और जीएसडीसीपी वालों ने भी एक रूल बनाया हुआ है कि 24 माह से पहले, 2 साल से पहले वो ब्रीड ना करें। ना करें। पहली ब्रीड जीएसडीसीपी वालों ने मेल डॉग के लिए 24 माह है, फीमेल डॉग के लिए है 20 माह। इसके जर्मन बाद शेफर्ड की एज कितनी है? एज इनकी क्लाइमेट के हिसाब से पाकिस्तान में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड कुछ कुत्ते 14-15 साल तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे पास कुत्ते उस तरह का हम वेदर नहीं शायद हमारे पास है, तो थोड़ी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो 8 से 9 साल 11 साल की इन बिटवीन ही इनकी एज है, एवरेज एज ही है। अच्छा, किस तरह का माहौल देना पड़ता है? वाक कितनी मांगते हैं ये डिपेंड डेली? करता है कि आपके पास किस एज का कुत्ता है, किस कैलिबर का कुत्ता है, वो क्या चाह रहा है। अगर कुत्ता है तो वो किस एज का है, कुत्ती है तो किस एज की है। अगर आपके पास अडल्ट मेल है तो कम से कम आपको 5-6 किलोमीटर की उसको बाइकिंग या साइकिलिंग करवा लें, अगर आप खुद इतनी वॉक नहीं कर सकते एक दिन में। वो भी अच्छे वेदर की बात कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में जिस तरह गर्मियाँ आती हैं उसमें तो सिर्फ आपने कुत्तों को अच्छा टेम्परेचर देना है, पर अच्छे वेदर में आपको 6-7 किलोमीटर की वॉक, उसको वॉक चाहिए, भागना नहीं है उसने, जस्ट उसकी वॉक हो ताकि उस वो वार्म अप रहे और फिट रहे। अच्छा, कितनी एज तक बच्चों को दूध फीमेल करवा सकती है, फीड करवाती है? उसके बाद क्या शुरू करना है आपने? फीड तो हमें आप दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। जी मैं वो दिखा तो देता हूँ। कितनी देर यानी कि उन्होंने दूध पिया है? फैसल भाई ये भी डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर। कुछ फीमेल्स के अगर 4 बच्चे दे दिए, 3 बच्चे दे दिए, तो वो ज़्यादा देर तक दूध पिला सकती है, यानी वो तकरीबन 28 से 32 दिन तक भी दूध पिला सकती है। माँ का दूध जब तक बच्चे सक करते रहेंगे वो आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा मिकदार उसकी कम हो जाएगी। अब मेरे पास जिस तरह 9 बच्चे थे तो मुझे वो दूसरे दूध के ऊपर भी शिफ्ट करना पड़ा। दूसरा दूध भी हमारा इम्पोर्टेड दूध ही आता है। कौन सा? ये रॉयल कैनन कंपनी का दूध है, वो हमें परचेज़ करना पड़ता है। वो भी एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स उसके माँ के दूध के ही हैं, तो वो हमें जबरदस्त। साथ ऐड करना पड़ता है, क्योंकि माँ के पास शायद 9 बच्चों को पिलाने के लिए उतना दूध होता नहीं है। तो तो अगर 9 बच्चे हैं तो 24-25 दिन के बाद फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर माँ को जब सक करते हैं, इनके दाँत आ जाते हैं, फिर माँ भी उतना कंफर्टेबल कोई नहीं होती। तो हम कोशिश ये करते हैं 24 दिन के बाद बच्चों को डॉग फूड पे शिफ्ट करना शुरू इस टाइम करें। जो आपके पास बच्चे हैं इनकी प्राइस क्या है एक बच्चे की? फैसल भाई ये प्राइस तो फिर डिपेंड करती है इनके पेरेंट्स पे, इनके ब्लड पे। अभी आजकल तो जो मेरे पास बच्चे हैं ये तो बड़ी हाई प्राइस के बच्चे थे, जो सारे ऑलमोस्ट सेल हो गए हैं। ये एक बच्चा ये भी आज शाम को सेल हो जाएगा। ये 1,20,30 हज़ार रुपये की इन बिटवीन था, क्योंकि इनका जो ब्लड लाइन था ये बड़ी आला थी। ये भी डिपेंड करता है हर दफ़ा कि आपके पास, ज़रूरी कोई नहीं कि हर दफ़ा आप इसी रेंज में बच्चे आएँ। कई दफ़ा हमारे पास नॉन पेडिग्री बच्चे आते हैं तो वो कम रेंज में भी आ जाते हैं, वो इसकी हाफ प्राइस में भी हो जाते हैं। मैं बात फिर वही करूँगा, जो प्राइस है ये टोटली डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी के ऊपर कि आप क्या लेके आ रहे हैं, आपने इनको कैसे रेज किया है, आप इनको किस स्टैंडर्ड पे ब्रीड करवा रहे हैं, और आप इनको कैसे लोगों का शौक पूरा करवा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी इतने कम पैसों में बच्चे मिल जाते हैं। बात ये है कि वो तो डिपेंड करता है क्वालिटी मैंने के वो ऊपर। आपकी बात इधर काट रहा हूँ, इसलिए मैंने पूछा है कि 12,000 से प्राइस शुरू होके 2 लाख तक बच्चे की प्राइस जाता है, इतना फ़र्क क्यों है? और बंदे किस तरह इसको ज़हन नशीन करें कि यार क्वालिटी को आपने आगे रखना है? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि OLX पे हमारे पास 12,000 से, बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया 12,000 से बच्चा मिल जाता है। बच्चे तो फ्री गिफ्ट में भी मिल जाते हैं। तो मुझे तो आज तक कभी गिफ्ट में बच्चा नहीं मिला था। मैंने तो संगली भी खरीदी थी और उसके अंदर कुत्ता भी खरीद के मैंने फिट करवाया था। मीन टू से कि जो गिफ्ट होते हैं मिल जाते होंगे लोगों को गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट वाली क्वालिटीज़ और होती हैं। जो परचेजिंग जिसने बाहर से इंपोर्ट किया होता है उसके खर्चे, क्वालिटी पे मैटर करता है। जिस तरह एक मेहरान है, मेहरान की कीमत भी और है, वो भी गाड़ी है। गाड़ी। और किसी के पास मर्सिडीज है, फरारी है, वो भी गाड़ी है।
तो ये तो डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी के क्वालिटी पे। ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि 12, 15, 25 हज़ार रुपया ज़ाया करने के बजाय, 30 हज़ार रुपया ज़ाया करने की बजाय आप किसी अच्छे कैनल से, रिप्यूटेड बंदे से शेफर्ड लें, जिसका काम शेफर्ड को समझ के उसकी ब्रीड करवाना है। वो आपके पैसे सेफ रहेंगे। क्योंकि मुझे 100 कॉल्स ऐसी आती हैं कि सर हमने वहाँ से बच्चा ख़रीदा था, वो बच्चा बड़ा हुआ तो क्या बन गया, बच्चा मर गया। उसकी वजह यही होती है कि पेरेंट्स सही तरह वैक्सीनेट नहीं होते, बच्चे सही तरह वैक्सीनेट नहीं होते, उसी तरह हैंडेड ओवर हो जाते हैं, उनके वो डिवर्म्ड ठीक से नहीं होते। अब ग्रूमिंग उनकी अच्छी नहीं होती, उनके पेरेंट्स की इनहेरिटेडली उनके अंदर बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे आगे जाके सर्वाइव नहीं कर सकते। इस वक्त भी मैं तकरीबन 7 कुत्ते ऐसे हैं, 7 मेरे दोस्त ऐसे हैं, दोस्त अहबाब, आपके ही चैनल की वसातत से मेरे साथ उनका रब्ता हुआ। उन्होंने कहीं गलत जगहों से बच्चे ख़रीदे हुए हैं, और अभी वो बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, कभी पेट ख़राब हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है। वो अभी हम उनको ठीक कर रहे हैं। वजह हम्म। यही है कि उनके पेरेंट्स में इशू है, बच्चे अच्छी जगह से नहीं ख़रीदते होते वो। ज़बरदस्त, इसीलिए पूछा है कि लोगों को रहनुमाई हो जाए कि क्वालिटी में आपने किस तरह फ़र्क करना है। और वैक्सीन के बारे में बताएं, बच्चों की एज क्या होगी और कौन सी वैक्सीन आपने कर दी है और किस टाइम में करनी होती है? फैसल भाई, वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। हम जो पहले बच्चे पैदा होने के बाद 28 और 30 दिन के इन बिटवीन हमने पहला वैक्सीनेशन का शॉट करवाना होता है। हमारे वो डॉक्टर साहब हैं, वेट हैं, वो आके विज़िट करते हैं और वो ही इनको शॉट देते हैं। वो प्राइमोडॉग हम यूज़ करते हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। प्राइमोडॉग इंजेक्शन का नाम है, वो हमने 28 टू 30 डेज़ की इन बिटवीन करना होता है। उसके बाद आफ्टर 21 टू 22 डेज़, यानी 52-54 दिन का बच्चा हो जाए, तो फिर हम उसे यूरिकैन, बायोकैन, कुछ इस तरह के नाम के वैक्सीनेशंस आते हैं, वो बूस्ट देना होता है। दूसरा बूस्ट, तीसरा बूस्ट हमने देना होता है जब बच्चा 3 माह का हो जाए। फिर उसके बाद डॉक्टर की मतलब रिकमेंडेशन के हिसाब से 6 माह के बाद या फिर साल के बाद आपने उसको वैक्सीनेट, इसे उसकी डिवर्मिंग स्केड्यूल के क्या हिसाब और से। किस तरह करनी है? डिवर्मिंग पेट के कीड़ों का कोर्स होता है। वो आम तौर पे आपको 24 से 25 दिन की एज का जब बच्चा हो जाता है, उसको आपने डिवर्म करना है। पेट के कीड़ों का छोटा सा एक कोर्स करवाना होता है, जिससे बच्चा सही हेल्थ में आ जाता है। जो खाता है उसको फूड वो उसको फ़ायदा देती है। अगर आप पेट में कीड़े होंगे, बच्चा जो खाएगा वीक होता जाएगा और वो उसकी सही तरह से बून साइज़ नहीं बनेगा, बच्चा सही तरह से हेल्दी नहीं रहेगा। तो डिवर्मिंग छोटे बच्चों में बहुत ज़रूरी है, बड़ों में भी ज़रूरी है। बड़ों में 3 सवा 3 माह के बाद आपको डिवर्म करवाना पड़ता है। बच्चों को जब जैसे-जैसे ऐज के हिसाब से 20 दिन के बाद, महीने के बाद या 2 माह के बाद उनकी ऐज के हिसाब से आपको वो डिवर्म करना ज़रूरी है। अच्छा सरमद भाई, चंद लोग पूछते हैं क्या जर्मन शेफर्ड देसी खुराक के ऊपर भी रह सकता है, यानी कि अपने हमारे घर की आम रोटी दूध जो होता है? बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन उनकी वो कोट कलर नहीं आएगा। रह तो सकेंगे वो, उसने इनकार तो नहीं करेगा, जब भूख होगी खा लेगा। लेकिन उससे क्या है कि उसके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं बनेगी। अब जो फूड हम दे रहे हैं, वो फूड बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूड है। तमाम मल्टीविटामिन्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में। और बात ये है कि वो खा लेगा, लेकिन उसके बाद ये है कि डॉक्टर के चक्कर ज़्यादा पड़ेंगे आपको। डॉक्टर के पास जाएंगे, उतना खर्चा होगा, और एट द एंड ऑफ मंथ आपको परेशानी भी उठानी पड़ेगी। और साथ साथ आपको, हाँ, कुछ आप साथ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन साथ मैं समझता हूँ, मैं कोई डॉग फूड की ना मेरी कोई शॉप है, ना मैं कोई डॉग फूड वालों का कोई एजेंट हूँ। मैं समझता हूँ कि डॉग फूड देनी चाहिए। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मिकदार में दे रहे हैं, और उसके साथ आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गर्मियों में जिस तरह हम भी करते हैं, हम कभी चावल बॉयल कर लेते हैं, हम कुछ सब्जियों का सूप बना लेते हैं, सब्जियां अंदर क्रश करके डाल देते हैं, वो साथ फूड के साथ आप देते हैं। पर होता फूड है, उसके साथ आपको फूड को कुशन देना की खातर आप थोड़ा सा फूड दूसरी अपनी घरेलू होममेड फूड अटैच कर सकते हैं। लेकिन टोटली जब आप डॉग फूड पे होम फूड पे आ जाएंगे, कुत्तों के दांत खराब हो जाएंगे, हड्डियां चबाएंगे, दांतों में हड्डियां फंस जाएंगी, गले में हड्डियां फंस जाएंगी। फिर वो गोश्त आप ज़्यादा खिला देंगे, तो ये कुत्ते उस नेचर में हैं कि ज़्यादा गोश्त खाने से और कई किस्म की बीमारियां आ जाएंगी। हालांकि कुत्ता गोश्त खोर है, पर अब वो हमारे अंदर रह रह के उसकी इम्यूनिटी भी उस तरह की रह नहीं गई। इसलिए डॉग फूड बेस्ट है। ज़बरदस्त, कितने ग्राम तक के अंदाजन आप देते हैं छोटों को और बड़ों को? अब जो इस वक्त मैं आपको अंदाज़ा करवा देता हूँ, ये जो इस वक्त मेरे पास 3-3 माह के बच्चे हैं, ये ऑलमोस्ट 400 ग्राम्स इन एक दिन में ये खा रहे हैं। लेकिन अब इनके साथ जिस तरह आपने ये होम फूड कहा, अब मैं इनको कीमा भी साथ थोड़ा सा
दे रहा हूँ अटैच, थोड़ा साथ में दे रहा हूँ यानी कि कीमा, पर देसी टोटल खुराक के कीमा नहीं साथ दे रहा। साथ आप फूड अगर लगाएंगे तो फूड, कलरिंग वगैरह अच्छी हाँ होगी। जी, पिगमेंटेशन अच्छी होगी। और आपको प्रोटीन लेवल को देखना पड़ता है कि आप कितनी प्रोटीन आप इनको दे रहे हैं, प्रोटीन ज़्यादा भी ना हो, प्रोटीन कम भी ना हो, तो वो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। ये इस वक्त 400 ग्राम एक बच्चा पूरे दिन में फूड खा रहा है। 2 टाइम देना है फूड के 3 टाइम, बड़ों को बच्चे और हैं बच्चों जी, को? जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो 4 दफ़ा दिन में देनी पड़ती है, फिर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, अब ये बच्चे 3 दफ़ा खा रहे हैं मेरे पास, 3 और दफ़ा बड़े? बड़े 2 दफ़ा खाते हैं जी, एक सुबह एक शाम को। मील को आप हाफ कर लें, वो सुबह हम्म। शाम ही दें, उससे ये है कि आपको प्रॉब्लम्स कम होती हैं, कुत्ते बीमार कम होते हैं और उनको हजम करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर दिन में एक दफ़ा खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, फिर ज़्यादा पेट ख़राब हो सकता है, इसलिए आप उसको हाफ में वो डिवाइड कर लें, उसको हाफ हाफ करके दें। ज़बरदस्त। चलें फूड दिखा दें जरा मैं बच्चों फूड की। दिखा देता हूँ। विनर प्लस की हमारे पास फूड है, अडल्ट आर्टिकल हम इसको यूज़ कर रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चों का एक आर्टिकल आता है उसके साथ भी। ये 28% इसके अंदर प्रोटीन है। ये अब आपके सामने देखें, इनको पता चल गया, और अब ये आप देखिएगा कैसे शौक से खाएंगे। पीछे हो जाए थोड़ा सा, ये आपको आजू आजू आजू। सरमद भाई ये भी बताएं कि जो स्टॉक कोड अगर लॉन्ग कोड से हम इसको क्रॉस करवाते हैं, कि या ये कुदरती तौर पे स्टॉक कोड बनने होते हैं, कि इसमें क्रॉसिंग का कोई फ़र्क होता है? बात ये है कि अगर आपके पास लॉन्ग कोट पहले से है तो आपने पेडिग्री लॉन्ग कोट को पेडिग्री लॉन्ग कोट से ही मेड करवाना होता है, अच्छा। तो फिर आपके पास लॉन्ग कोट ही बच्चे आएंगे। हम्म। आम तौर पे जो लॉन्ग कोट आए हैं वो स्टॉक कोट के अंदर ही जेनेटिकली आपके पास लॉन्ग कोट आना शुरू हो गए। हम्म। आप 2 स्टॉक कोट को भी मेड करवाते हैं तो अंदर से लॉन्ग कोट बच्चे आने की उम्मीद होती है, लेकिन पेडिग्री में आपको लॉन्ग कोट कुत्ते को या लॉन्ग कोट कुत्ती को पेडिग्री बच्चे हासिल करने की खातर लॉन्ग कोट से ही मेड करवाने पड़ते हैं, लेकिन नॉन पेडिग्री में लोग चेंज कर लेते हैं। ज़बरदस्त। अब ये तकरीबन कोई हमारे पास 400 ग्राम फूड थी जो उन्होंने एक वक्त में हम्म। आपके सामने में, मेरा ख्याल हार्डली 30 सेकंड्स में उन्होंने ख़त्म ख़त्म कर कर ली दिया। है। ये सुबह की 2 दफ़ा फीड खा चुके हैं। अब इसके बाद इनको 3-4 घंटे हम आराम देंगे। हम्म। पानी आपने फूड खिलाने के तकरीबन कोई आधे पौने घंटे के बाद आपने इनको पानी देना है। पानी देना। जी सरमद भाई, लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छा शौक़ करें और लोगों का अच्छा शौक़ करवाएं, और बजट को, अपने बजट को देख के चीज़ों को लें, लेकिन कम कीमत में बच्चे पे आके फंस ना जाएं। जहाँ से भी लें किसी अच्छे रेप्यूटेड बंदे से लें, चाहे गिफ्ट ले लें, चाहे जैसे भी ले लें, आपको मतलब अच्छे बंदे से जर्मन शेफर्ड मिलना चाहिए जिसमें आपको उम्मीद हो। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, जर्मन शेफर्ड अब गिफ्ट मिलना बंद हो गए। जर्मन शेफर्ड आपको परचेज़ करना पड़ते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ख़र्चा बहुत आता है, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, और मैं समझता हूँ जब तक आप किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, पैसा ऐड करेंगे, उसकी क्वालिटी तब ही बढ़ेगी, वरना उसकी क्वालिटी लो होती जाएगी। ज़ाहिर है जिस चीज़ में भी प्रोफेशनल होके काम करेंगे वो चीज़ बूस्ट करेगी आपकी। तो ये मैं शेफर्स में भी यही समझता हूँ कि जितना आप इनमें बूस्ट करेंगे उसमें आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, एट दी एंड आपका शौक अच्छा हो जाएगा पैसों को छोड़ के। नंबर अपना बता दें। नंबर मेरा है जी 0312 7056 111, वो आप उसमें भी मुझे दे दीजिएगा। मैं ऐड एक कर और दूँ। फ़ोन नंबर भी है, मैं वो भी दे दूँगा। ज़बरदस्त।